डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंट में चैप्टर 7 कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर में डिफरेंस को समझेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन जैसे कि कंपनी क्या करती है, अपने शेयर इशू करती है, ठीक है। अब जो है कि लोग उसको परचेज करने के लिए क्या देते हैं, आवेदन देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। यदि जितने शेयर इशू किए हैं उससे ज़्यादा अंशों के लिए यदि एप्लीकेशन प्राप्त हो जाती है तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। जैसे कि कंपनी ने जो 500 शेयर मार्केट में इशू किए बेचने के लिए, है ना। कंपनी ने 500 शेयर है कंपनी के पास और उन्होंने 500 शेयर मार्केट में बेचने के लिए इशू किए, लेकिन 600 या 700 शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाती है, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। देखना मीनिंग, व्हेन शेयर अप्लाइड फॉर आर मोर देन द शेयर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने शेयर इशू किए हैं उससे ज़्यादा अंशों के लिए यदि एप्लीकेशन प्राप्त हो जाती है तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि 500 शेयर है तो परचेज करने के लिए 700 शेयर के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो गए, मतलब 200 शेयर के लिए ज़्यादा अंशों के लिए आवेदन की राशि प्राप्त हो जाती है तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अंडर सब्सक्रिप्शन देखना आप, व्हेन शेयर अप्लाइड फॉर आर लेस देन द शेयर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन में ये है कि जितने शेयर इशू किए मार्केट में उससे कम के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि कंपनी के पास 500 शेयर है और 300 अंशों के लिए ही आवेदन एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। मीनिंग वाला पॉइंट क्लियर है, सिंपल सा है कि यदि जितने अंश उसने कंपनी ने इशू किए हैं उससे ज़्यादा अंशों के लिए यदि आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं, एप्लीकेशन प्राप्त हो जाती है तो ओवर सब्सक्रिप्शन। और यदि कम अंशों के लिए यदि एप्लीकेशन प्राप्त होती है, जितने शेयर इशू किए हैं उससे कम अंशों के लिए एप्लीकेशन प्राप्त होती है तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन। एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, ऑल एप्लीकेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। ओवर सब्सक्रिप्शन में सभी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि कितने अंश है कंपनी के पास, मान लो कि 500 है, 500 अंश है और 600 अंश या 700 अंश के लिए एप्लीकेशन प्राप्त हो जाती है तो सभी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर देखना आप अंडर सब्सक्रिप्शन में ऑल एप्लीकेशंस कैन बी एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मतलब जो अंडर सब्सक्रिप्शन है उसमें जितनी भी एप्लीकेशन होती है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि इसमें जितने अंश इशू किए उससे कम के लिए एप्लीकेशन प्राप्त हो रही है तो सभी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। जबकि ओवर सब्सक्रिप्शन में जितने शेयर है उससे ज़्यादा अंशों के लिए एप्लीकेशन प्राप्त हो जाती है तो उतने उनको सभी को एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, है ना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि कम से कम कंपनी ये देखती, मिनिमम सब्सक्रिप्शन को आप समझना कि जैसे कि कंपनी ने 500 शेयर, ठीक है, इशू किए और कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसके अंदर रख दिया कि कम से कम 300 शेयर के लिए एप्लीकेशन प्राप्त होगी तभी ही शेयर का अलाटमेंट किया जाएगा, तभी ही शेयर बांटे जाएंगे।
लेकिन यदि 300 शेयर से कम के लिए एप्लीकेशन प्राप्त होती है तो जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी है, मान लो कि 200 अंशों के लिए एप्लीकेशन आई है लेकिन उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन 300 था, 500 में से 300 मिनिमम सब्सक्रिप्शन था लेकिन 200 अंशों के लिए ही आवेदन पत्र प्राप्त हुए, तो उनकी राशि क्या कर दी जाएगी, रिटर्न कर दी जाएगी वापस। उनको 200 शेयर जिन्होंने एप्लीकेशन दी है उनको अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, शेयर नहीं दिए जाएंगे चाहे उन्होंने आवेदन दे दिए हो। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी ये ओवर रहता है, ज़्यादा होता है तो मिनिमम की तो कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर देखना कंपनी अंडर सब्सक्रिप्शन में आप देखना, अंडर सब्सक्रिप्शन कंपनी में फेस द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन में जो कंपनी है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम को क्या करती है, फेस करती है कि यदि, क्योंकि वैसे इसके अंदर कम आते हैं, यदि मान लो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी ने 300 शेयर रखा, 500 में से 300 शेयर रखा और सिर्फ 200 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन आते हैं तो फिर इसके अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम होती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब हो जाता है तो किसी को भी शेयर अलॉटमेंट नहीं किया जाता है, उन्हें सारी जिन्होंने आवेदन दिए उनको वापस राशियाँ रिटर्न कर दी जाती हैं। इशू कैपिटल, इशू ऑफ कैपिटल क्या है, इशू ऑफ कैपिटल आप देखना, इन कंपनीज बैलेंस शीट इशू कैपिटल इज इक्वल टू सब्सक्रिप्शन कैपिटल, मतलब ये जो बैलेंस शीट में जो इशू कैपिटल है ये किसके बराबर होती है, सब्सक्रिप्शन कैपिटल के बराबर हो सकती है, ठीक है। और इन कंपनी बैलेंस शीट इशूड कैपिटल इज मोर देन सब्सक्रिप्शन कैपिटल, मतलब ये क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑफ मनी, मतलब कुल मिला के जो ओवर सब्सक्रिप्शन है इसके अंदर जो एप्लीकेशन रिजेक्ट किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, रिजेक्ट, उनकी राशि को क्या कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है या पार्शियल एक्सेप्टेड कर लिए जाते हैं, है ना, पार्शियल एक्सेप्टेड कर लिए जाते हैं या फिर क्या कर दी जाती है, उनकी जो रिजेक्टेड एप्लीकेशन है उनकी राशि रिटर्न कर दी जाती है। इफ़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज अचीव क्वेश्चंस फॉर रिटर्न मनी डज नॉट अराइज, यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो रहा है उस कंडीशन में ही इसमें राशि रिटर्न की जाती है, ठीक है। अन्यथा यदि मिनिमम जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन 300 है और उससे 200 अंशों के लिए ही एप्लीकेशन प्राप्त होती है तो उस कंडीशन में इसमें राशि रिटर्न की जाती है। लेकिन यदि 300 अंश मिनिमम सब्सक्रिप्शन है और 300 अंशों को ही क्या कर लिया है, परचे के लिए एप्लीकेशन आ गई है, तो फिर ऐसी कंडीशन में इसमें जो है कि राशि रिटर्न, पूंजी रिटर्न नहीं की जाएगी, मनी रिटर्न नहीं की जाएगी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस है कॉल इन एडवांस, डिफरेंस बिटवीन कॉल इन एडवांस एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस, ठीक है। फर्स्ट वाला पॉइंट है इसके अंदर, देखो कॉल इन एरियर्स और कॉल पेड इन एडवांस क्या होता है। कॉल इन एरियर्स हैं जैसे कि कंपनी के पास जो शेयर होते हैं उसको वो अलग अलग पार्ट में बुलवाती है, जैसे कि एप्लीकेशन में बुलवाती है, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद वो अलॉटमेंट में बुलवाती है, अलॉटमेंट में फिर क्या होता है, फर्स्ट कॉल में पैसा बुलवाती है, फिर सेकंड कॉल में और फिर थर्ड एंड फाइनल कॉल भी हो सकती है ना। जैसे कि एक जो शेयर है उसकी MRP कितनी है, 10 रुपीज़ है, तो वो सभी में क्या क्या करेगी, 2-2 रुपये इस प्रकार से वो क्या कर लेगी, एप्लीकेशन की राशि बुला लेगी। किसी शेयर होल्डर ने मान लो कि एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल बुलवाई उसका भी पेमेंट कर दिया, लेकिन सेकंड कॉल और थर्ड कॉल का वो पैसा नहीं दे पाया, तो ये है कॉल इन एरियर्स, मतलब ये जो 2 कॉल है ये क्या रहेगी, कॉल इन एरियर्स रहेगी, ठीक है। और कॉल इन एडवांस क्या रहती है, कॉल इन एडवांस का मतलब ये है कि जैसे कि कंपनी ने मान लो कि फर्स्ट कॉल की ही मांग की है कि आप सिर्फ अभी फर्स्ट कॉल ही लेकर आइए, लेकिन किसी शेयर होल्डर ने सेकंड कॉल और थर्ड कॉल या सेकंड कॉल या थर्ड कॉल दोनों का पैसा कब दे दिया, फर्स्ट कॉल में ही दे दिया है, तो ये कॉल इन क्या होती है, कॉल इन एडवांस पेड, मतलब एडवांस पेड कर दी जाती है, ठीक है।
क्लियर है? तो ये आप समझना, कॉल इन एरियर्स और कॉल पेड इन एडवांस में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, मीनिंग कॉल इन एरियर्स इज दैट अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड व्हेन इवन व्हेन कॉल्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। मतलब क्या मतलब है कॉल इन एरियर्स का मतलब ये है कि इसके अंदर क्या होता है, जो अमाउंट मांगी गई है कंपनी ने शेयर होल्डर से, लेकिन उन्होंने अभी पेमेंट नहीं किया है, तो वो कॉल इन एरियर से कहलाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि एप्लीकेशन है, अलाटमेंट है, ठीक है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है और थर्ड कॉल है, ठीक है। उसमें से कंपनी ने मान लो कि फर्स्ट कॉल को क्या कर लिया, मांग लिया, लेकिन उसने अभी तक उसका पैसा नहीं दिया है, ठीक है, तो कॉल इन एरियर्स है। और इसके अंदर आप देखना कॉल इन एडवांस में अमाउंट विच इज़ नॉट कॉल्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर बट इज़ रिसीव्ड बिफोर बीइंग कॉल्ड इज कॉल इन एडवांस। मतलब जो अभी कंपनी ने मांग नहीं की, लेकिन उसके पहले ही शेयर होल्डर ने उसका एडवांस पैसा दे दिया। मान लो कि सेकंड कॉल का अभी कंपनी ने मांगा ही नहीं, लेकिन उसका पेमेंट उसने फर्स्ट कॉल के समय ही दे दिया, एडवांस दे दिया, तो वो कॉल इन एडवांस कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आप समझना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अंदर टेबल एफ के अनुसार जो है कि पर एनम जो है कि इंटरेस्ट लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो अमाउंट जो शेयर होल्डर कॉल के अमाउंट नहीं देंगे उस पर वो टेबल एफ के अनुसार 10% की रेट से कंपनी उस पर इंटरेस्ट क्या करेगी, लेगी, ठीक है। और जिस शेयर होल्डर ने एडवांस कॉल इन एडवांस दे दिए उस पर जो इंटरेस्ट की रेट होगी वो 12% होगी, और ये शेयर होल्डर को कंपनी देगी, कंपनी शेयर होल्डर को 12% से ब्याज देगी, क्योंकि एडवांस पैसा दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि इसके अंदर रेट 10% और 12% रहती है, ठीक है। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, इसके अंदर का जो कॉल इन एरियर्स के अंदर का जो इंटरेस्ट रहता है वो फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कौन इंटरेस्ट पेड करता है, शेयर होल्डर पेड करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर इंटरेस्ट जो होता है वो एक प्रकार से कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। क्यों एक्सपेंसेस क्यों होता है कंपनी, क्योंकि कोई शेयर होल्डर एडवांस पेमेंट कर देता है तो कंपनी को उसे 12% की दर से क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, उसके लिए एक्सपेंसेस होता है। ये इसके लिए क्या होता है, कॉल इन एडवांस नेचर में इनकम क्या होता है, किस नेचर का होता है, इनकम नेचर का होता है। बैलेंस, इसका हमेशा कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस रहता है, और इसका हमेशा कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहता है, ठीक है, क्लियर है। डेबिट और क्रेडिट प्रेजेंटेशंस इन बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में इसको कहाँ दर्शाया जाता है, इसको कहाँ शो किया जाएगा, इसको शो किया जाएगा इट इज शो एज डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैपिटल इज द, जो सब्सक्रिप्शन कैपिटल है उसमें से इसको डिडक्ट कर लिया जाता है, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो शीर्षक जो हेड रहेगा उसमें जो कैपिटल जो सब्सक्रिप्शन कैपिटल रहेगी उसमें से इसको क्या कर लिया जाए, डिडक्ट कर लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज शो आज करेंट लाइबिलिटीज, इसको करेंट लाइबिलिटीज में शो किया जाए इन द इक्विटी लाइबिलिटीज सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट, जो इक्विटी लाइबिलिटीज का सेक्शन है उसके अंदर करेंट लाइबिलिटीज में इसको दर्शाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये डिफरेंस लर्न करना है। ओके, थैंक यू।